हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस लेक्चर में हम बंगाल में जितने भी गवर्नर हुए या गवर्नर जनरल हुए और उसके बाद वायसराय हुए, उनको कालक्रम के अनुसार डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनको भी उन्हीं गवर्नर जनरल के कालक्रम में या उनका जो भी टेन्योर रहा उसमें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, जिसमें से अक्सर एक आध प्रश्न तो ज़रूर ही आता है। इसके अलावा जिनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो अगर ये लेक्चर अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो एक तो गवर्नर जनरल का जो सीक्वेंस है वो आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि घटनाएं ये आपको दी गई तीन चार और इसमें बताइए कौन सी पहले हुई या कौन सी बाद में हुई, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसके अलावा वहाँ पर डेली क्विज भी होता है करंट अफेयर्स का और जीएस का, और स्पेशली ये स्टेट पीसीएस को फोकस्ड करके कराया जा रहा है। सबसे नज़दीक में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो अभी फ़िलहाल उसके लिए चल रहा है, फिर जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हम देखते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम है वो है रॉबर्ट क्लाइव का, जो कि सबसे पहले 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे। उसके बाद फिर 1765 से और 1767 तक गवर्नर रहे। तो इनके टाइम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो जो इनका पहला काल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो प्लासी का युद्ध था, जो कि 1757 में हुआ था। और ये पहला युद्ध था जिसने अंग्रेजों की स्थिति क्या होगी, उनका रोल क्या होगा, ये तय कर दिया था। उसके बाद आगे चल करके 1765 का जो इनका कार्यकाल रहा, उसमें द्वैध शासन की शुरुआत की। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, और दो संधियां हुई थी। एक हुई थी एक हुई थी जो आपके बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब नहीं, एक हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी वाली जो हुई थी वो हुई थी जो अवध के नवाब थे। तो उसी में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो अगला जो है इसमें वेरेल्स्ट हैं, जो कि 1767 से 1769 तक रहे। इनके समय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन आंग्ल मैसूर का युद्ध और मद्रास की संधि, प्रथम जो आंग्ल मैसूर का युद्ध था उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स, काफी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो 1782 से लेकर के 1785 तक ये कार्यकाल रहा, और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस टाइम पर क्यों आया था? जो कंपनी थी वो प्राइवेट थी, तो जो जो भी उसके शेयर होल्डर थे सब लोग अपना अपना फायदा देख रहे थे। जो यहाँ पर बिजनेस करने वाले थे कंपनी की तरफ से, उनमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था। तो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे थी। तो जब कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन मांगा, सहायता मांगी, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना भी शुरू कर दिया। फिर यहीं से धीरे धीरे से इंटरफेयर शुरू होता है। लगभग पौने 200 साल बाद 1600 में कंपनी बनी थी, और 1772 73 तक तो काफ़ी फ्री रही, उस पर प्रेशर नहीं रहा गवर्नमेंट का। लेकिन जब ये पहला पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए इसका नाम भी रेगुलेटिंग एक्ट है। यहाँ से रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया कंपनी को धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो और भी इसमें कुछ प्रावधान थे, तो वो तो अलग का टॉपिक है, लेकिन देख लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें इलिहाद इन पे मुख्य न्यायाधीश थे। जिला स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई 1784 में। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने ये स्थापित किया था वो भी याद रखना है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था का गठन किया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मिलकर के जो द्वैध शासन चला रहे थे, ये 1858 तक चला, जो भारत शासन
अधिनियम 1858 आया था तब तक चलता रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जॉन मैकफर्सन ये बने 1785-86 के लिए, कुछ समय के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल इनका नहीं रहा, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, तो बस इनका नाम जान लेना काफ़ी है। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सॉरी, ये 1786 से 93 तक रहे, और उसके बाद 1805 में पुनः ये गवर्नर जनरल बनकर के आए, और इसी समय इनकी मृत्यु हो गई। तो गाजीपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। पुलिस चौकी की स्थापना इन्होंने की। भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा का संस्थापक इन्हें माना जाता है। जमींदारी व्यवस्था 1793 में ये प्रारंभ कराया, और इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के इस्पात का चौखटा कहा जाता है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके जो अधिकार थे उनको सीमित किया, और वो कैसे वर्क करेंगे इसकी एक डिटेल रूपरेखा प्रस्तुत कराई। और आगे सरकारी कर्मचारियों के दिशा निर्देशन हेतु कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया गया इन्हीं के टाइम में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 90 से 92 तक चला था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1992 में। और 1793 में इन्होंने बहुत सारे न्यायिक सुधार किए, जिसमें सबसे मुख्य था इनका कि न्याय प्रशासन को कर प्रशासन से अलग कर दिया। पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था वो कलेक्टर भी होता था और मजिस्ट्रेट भी होता था, तो इन्होंने ये अलग कर दिया। 1805 में पुनः गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए, और वहीं भारत में इनकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। इसके बाद सर जॉन शोर आए, जो कि 1993 से 1998 तक रहे। इन्होंने पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थता की नीति अपनाई। तो ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको दे देंगे कि लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित हैं, वेलेस्ली किससे संबंधित है, सर जॉन शोर किससे संबंधित है, इनके ऑप्शन दे देंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, तटस्थता की नीति हो गई, और रिंग ऑफ फेंस हो गया जो वेलेस्ली की थी। तो ऐसे ये मिलाने के प्रश्न आते हैं। तो इनकी एक यही नीति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल, 1798 से 1805 तक रहे। बंगाल टाइगर के रूप में ये विख्यात थे। सहायक संधि की इन्होंने शुरुआत की, संघ नहीं हुआ, यहाँ पे संधि होगी। लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार किया गया इन्हीं के समय में। शिशु वध प्रथा की समाप्त की 1804 में। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था 1803 से 5 तक जो चला वो था। और इन्हीं के टाइम में भी जो मैसूर का अधिग्रहण हुआ, मैसूर का जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1899 में, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। उसके बाद जो मैसूर राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इन्हीं के टाइम में हुआ था 1899 में। इसके बाद जॉर्ज बार्लो आए, वो कॉर्नवालिस आए थे लेकिन 5 में वो मर गए, पीछे हमने बता दिया। उसके बाद फिर कॉर्नवालिस के बाद में जॉर्ज बार्लो आए, ये 1805 से 1807 रहे। और इनके समय सबसे मुख्य घटना जो हुई वो 1806 में वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह हुआ। तो पहला ये सैनिकों का विद्रोह था। उसके बाद 1824 में भी हुआ, फिर 1857 में भी सैनिकों का विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो सैनिकों का विद्रोह अगर पूछा जाए तो 1806 का जो वेल्लोर का सैनिकों का विद्रोह था ये प्रथम विद्रोह था। इसके बाद कार्यकाल आता है मिंटो का। मिंटो फर्स्ट ये है क्योंकि 1905 में भी एक मिंटो आए थे जो मार्ले मिंटो सुधार वाले थे। तो 1807 से 1813 तक रहे। इन्हीं के टाइम में अमृतसर की संधि हुई 1809 में, और 1813 का चार्टर एक्ट आया। तो चार्टर एक्ट के प्रावधान यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो डिटेल में अलग में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि इनके टाइम में आया था। और इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। और ईसाई मिशनरी जो पहली विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में आई वो भी इन्हीं के काल में आई। भारतीय शिक्षा पर व्यय का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद कार्यकाल आता है मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स का। ये 1813 से 1823 तक रहे। इन्हीं के टाइम में 1817 में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों की मूवी भी आपने वो देखी होगी, सलमान खान वाली, जो वीर है उसी के ऊपर बेस्ड है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 17 इन्हीं के टाइम में हुआ। और उसके बाद मराठा साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। नेपाल के साथ 1814 और 16 के समय में ये गोरखा युद्ध हुआ।
और कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 में। लॉर्ड एमहर्स्ट ये 1823 से 1828 तक रहे। इनके टाइम में 1824-26 तक प्रथम जो बर्मा युद्ध है वो हुआ। फिर बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह 1824, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद आता है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1828 से 1833 तक ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। फिर 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके साथ ही जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था इसमें पूर्णतः जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनकी समाप्ति कर दी गई। पर्शियन के स्थान पर अंग्रेजी को कार्यालय की भाषा बनाया गया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई इन्हीं के टाइम में। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो गया 1829 में। ये लॉ बन गया। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत बाद में जाकर के अंत हुआ। लगभग 1980-90 तक भी कुछ केस ऐसे सामने आए जहां पर सती प्रथा जो रिचुअल है वो फॉलो किया जाता रहा। लेकिन लीगली अगर देखा जाए ऑफिशियली तो 1829 में एक्ट बन गया था और ये समाप्त हो गया था। कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया इन्हीं के टाइम में। मैकाले की अनुशंसा के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। और मैकाले की अध्यक्षता में पहला जो विधि आयोग था वो भी इसी टाइम पर बना था, इसमें मेंशन नहीं है। दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 पारित किया गया, लागू लेकिन ये बाद में किया गया था, 1843 के आसपास किया गया था, लेकिन पारित कर लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। इसके बाद चार्ल्स मेडकॉफ का काल आता है 1835 से 36 तक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि प्रेस के ऊपर जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे इन्होंने समाप्त कर दिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने इसे गलत बताया, तो उसी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनके बीच में मतभेद हुआ और अंततः इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता के मुक्तिदाता की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए 1836 से 42 तक रहे। इनके टाइम में जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो हुआ 39 से 42 तक। फिर आता है एलनबरो का कार्यकाल, ये 1842 से 44 तक रहे। और प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के टाइम में हुई जो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में शुरू हुआ था। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1843 में। और जो विलियम बेंटिक के काल में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1833 पारित किया गया था उसके अंतर्गत अंततः दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया 43 में, ये लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल आता है 44 से 48 तक। इनके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 45-46 में जो कि लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इन्हीं के समय मानव बलि प्रथा को समाप्त किया गया ऑफिशियली। प्रैक्टिकली तो चीज़ें बहुत बाद में जो सोसाइटी होती है बहुत देर में एक्सेप्ट करती है चीज़ों को। और फिर आता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। इनके टाइम में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 48 और 49 तक चला और फलतः जो पंजाब राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को भी मिला लिया गया 1852 में। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और इनकी जो सबसे फेमस नीति या कुख्यात कहें, विख्यात तो नहीं कहेंगे, तो हड़प या विलय की नीति थी। इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर इन सब का विलय किया गया। इस कड़ी में सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय किया गया। 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया। और जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनकी मृत्यु हो गई 53 में। इनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी गई और इन्हें पंजाब में जो बिट्टूर जगह है वहां पर भेज दिया गया। और इसके बाद शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी।
कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो पहली बार बिजली संचालित तार सेवा थी उसे प्रारंभ किया गया। डाक कानून लागू किया गया 1854 में और डाक टिकट भी इसी टाइम पे लागू किया गया। बम्बई और ठाणे के बीच में जो अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये पारित किया गया। ये ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। उसके बाद धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1856 ये भी पारित किया गया। वुड्स शिक्षा डिस्पैच 1854 ये लाया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पहली बार बात की गई थी महिलाओं की शिक्षा के बारे में। लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया 1856 में। 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट पारित किया गया। सिविल सर्विसेज हेतु प्रतियोगी परीक्षा आरंभ की गई 1855 में और लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई 1854 में। इन्हीं के टाइम में जो बहुत प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में, संथाल विद्रोह ये हुआ। अगला देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से 57 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और उसके बाद वायसराय बन गए। तो जब ये गवर्नर जनरल थे तो इनके टाइम में ये तीन मुख्य घटनाएं हैं। कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई, इन तीन जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में फिर भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, उसके बाद ये वायसराय बन गए और जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया सीधे। और जो वायसराय थे वो जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी उनकी प्रतिनिधि के तौर पर भारत के शासन का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए। तो इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था, लॉर्ड कैनिंग ने नहीं पढ़ा। फिर 1860 में इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई। नील विद्रोह 5960 में हुआ, जिसे इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। इसी में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और इन्हीं के टाइम में पहली बार जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, उसको लाया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1859, बंगाल किराया अधिनियम, ये पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन वायसराय बने। धर्मशाला में इनकी मृत्यु हुई, 63 में आए, 63 तक ही, 62 से 63 तक रहे। उसके बाद जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक रहे। इसके बाद 69 से 72 तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा। आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए कदम उठाए गए पहली बार इनके टाइम में। और इन्होंने जो भारतीय राजकुमार थे उनकी शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए मेयो कॉलेज 2 स्थापित किए, एक राजकोट में गुजरात के और दूसरा अजमेर के मेयो में। प्रथम जनगणना 1872 में इन्हीं के समय में हुई। अंडमान निकोबार में एक पठान के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया और वहीं पर इनकी 1872 में मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रूक आते हैं, जो कि 1872 से 76 तक वायसराय रहे। कूका विद्रोह का दमन किया गया 1872 में इनके समय में। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872, इससे जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन, इनके प्रयासों से पारित किया गया। केशव चंद्र सेन, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया इस एक्ट के द्वारा। फिर आता है लॉर्ड लिटन का कार्यकाल, 1876 से 80 तक ये रहे। दक्कन में इन्हीं के समय में अकाल पड़ा 76 से 78 तक, और उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया था। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, प्रथम दिल्ली दरबार, तो इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया। और उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, जो इनका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला कार्य था, वो ये था। इसके अंतर्गत जो भी देशी भाषा के छपने वाले समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी प्रतिबंध से बचने के लिए
ईश्वर चंद विद्यासागर का जो, नहीं, इनका जो ये प्रतिबंध लाया गया था मेनली ईश्वर चंद विद्यासागर का सोम प्रकाश और भारत मिहिर, ये दो पत्र थे, तो इसके लिए लाया गया था ये। इसके लिए एक पत्रिका थी इस अधिनियम से बचने के लिए, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। उसने अपना जो भाषा का माध्यम था, पहले वो बंगाली में छपती थी, लेकिन जब ये अधिनियम आया, प्रतिबंधित कर दिए गए देसी भाषा के समाचार पत्र, तो उसने अपना जो लैंग्वेज थी वो रातों रात बदल के बंगाली से इंग्लिश कर लिया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया, और इन्हीं के टाइम में आईसीएस की परीक्षा की जो आयु थी वो 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी गई। फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 ये पारित किया गया। इसी के अंतर्गत जो महारानी विक्टोरिया हैं उन्हें भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 77 में, पहला दिल्ली दरबार, और महारानी एलिजाबेथ को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। सॉरी। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से ये 84 तक रहे, और ये लोकप्रिय थे क्योंकि ये बहुत ही लिबरल थे। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 इन्हीं के समय में पारित हुआ। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से इन्हीं के समय से मानी जाती है। जो पहली नियमित जनगणना हुई वो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और जो पहली जनगणना हुई वो मेयो के काल में 72 में हुई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 72 में मेयो के काल में जनगणना हुई थी, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी। रिपन के टाइम में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। शिक्षा के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया 1882 में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 82 में ही। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल विवाद में ये था कि एक बिल लाया गया जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि अब जो भारतीय जज होंगे वो यूरोपियन से संबंधित जो भी फैसले होंगे उनमें निर्णय दे सकेंगे। तो यूरोपियंस ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और अंततः ये बिल वापस ले लिया गया था, और 1883 में ही अकाल संहिता की भी स्थापना की गई। फिर आता है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल, 84 से 88 तक रहे। इनके टाइम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना थी। इसके अलावा लाहौर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई 1887 में। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल आता है 1888 से 1894 तक। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन बनाई गई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में बनाई गई थी। तो इस समय तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। जो पीओके वाला एरिया है ये वो वाला, वहाँ पर ये लाइन है। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो सेकंड वाला था, पहला वाला था 68 में आया था, दूसरा वाला 92 में आया, ये पारित किए गए। फिर आता है लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल, एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक रहे, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं इनके टाइम की। फिर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आता है, तो इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे एंड्रू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया जिसे रैले कमीशन भी कहते हैं 1902 में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में। टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे। ये दूसरा वाला बहुत कम लोगों को पता रहता है। एक तो पहला 1977 वाला जो लिटन के टाइम में हुआ था, और जो 1911 में तीसरा वाला हुआ था हार्डिंग के टाइम में। नॉर्मली ये लोगों को याद रहता है, लेकिन ये 1903 में भी हुआ था कर्जन के टाइम में दिल्ली दरबार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। ये रैले कमीशन जो 1902 में नियुक्त किया गया था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर। कॉलिन स्कॉट मानक्रीव की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया 1901 में। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई 1899 में। पूसा में जो कृषि अनुसंधान संस्थान है ये भी इन्हीं के टाइम में बना था 1905 में। अब तो दिल्ली में उसका सेंटर है, दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ये पारित किया गया। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत ये 1905 में कर्जन के टाइम में हुआ था।
लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल आता है 5 से 10 तक रहा। इनके ही समय में जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी 1906 में ये हुई। जो कांग्रेस का सूरत स्प्लिट था, सूरत विभाजन 1907 में, जिसकी 1907 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की गई थी, उसमें कांग्रेस का जो पहला विभाजन था वो हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो ये वॉयसराय थे। इसके अंतर्गत मुसलमानों को और जमींदारों को और इसके अलावा जो बड़े बड़े व्यवसायी थे उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई उनके लिए। बड़ौदा रियासत ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की 1906 से। इसके बाद हार्डिंग का कार्यकाल आता है 1910 से 1916 तक। जो तीसरा वाला दिल्ली दरबार था 1911 में इन्हीं के कार्यकाल में उनका आयोजन किया गया और इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही जो भारत की राजधानी थी उसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा कर दी गई। 1911 में घोषणा की गई थी, अंततः 1912 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी। 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में इन्हीं के कार्यकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल आता है 1916 से 1921 तक, ये वॉयसराय रहे। अप्रैल 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो पहले तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की, उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तो सीक्वेंस भी ये याद रखना है। 1916 का जो कांग्रेस का सत्र था वो लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई, जिसमें जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे 1907 में उनका पुनर्मिलन हुआ और इसमें एनी बेसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से अंततः वापस आना, ये घटना भी 1915 में ही घटी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा की गई। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, जिसमें गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह एवं खेड़ा सत्याग्रह हुआ गांधी जी के द्वारा। फिर 1 अप्रैल 1920 को तिलक की मृत्यु हुई। तो ये डेट भी याद रखनी है क्योंकि एक प्रश्न आया था, यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी ये वाला पूछा गया है कि ये जो 1920 का कांग्रेस का सत्र हुआ था उसमें ये सम्मिलित हुए थे या नहीं हुए थे। तो ऐसे नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न था, तो ये डेट पता होनी चाहिए कि 1920 वाला जो कांग्रेस का सत्र हुआ था उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। एसपी सिन्हा, ये बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। पहले ये भारतीय थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। हाँ, इसके अलावा ये ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और दूसरे भारतीय ये थे एसपी सिन्हा। मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 को, ये राज्य सचिव थे उस टाइम पर। 1919 रॉलेट एक्ट आया और इसी के विरोध में फिर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रही थी, उसके ऊपर गोलियां चला दी गई निहत्थी भीड़ के ऊपर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड ये वॉयसराय थे। ये जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, ये आया। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की गई। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल। ये एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे। 1921 से 1926 तक ये वॉयसराय रहे, गवर्नर जनरल नहीं, वॉयसराय।
प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1921 में ये हुआ, इसका बहुत विरोध किया गया। और जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी की एक कड़ी में चौरा चौरी की घटना होती है। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसके बाद गांधी जी ने बरदोली प्रस्ताव के अंतर्गत अंततः 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, मोपला विद्रोह 1921-1922 के आसपास हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। ये द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया 1924 में। इसके अलावा जो भारतीय सिविल सेवा थी वो पहली बार, भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो पहली बार भारत में भी कराई गई। पहले से सिर्फ ये इंग्लैंड में होती थी। तो 1923 से ये प्रारंभ हुआ कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा कराई जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। फिर लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आता है 1926 से 31 तक। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई 8 नवंबर 1927 को, और उसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका बहुत विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे भी लगे उसी में, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को चोटें आई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध सुधारने के लिए बटलर कमीशन की नियुक्ति की गई। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। ये डेट भी याद रखना है। इसीलिए हमारा जो संविधान है इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि संविधान तो हमारा पहले ही बन गया था। 26 नवंबर 1949 को ही लगभग कंप्लीट हो गया था। बहुत सारे जो एक्ट थे वो, जो उसके प्रोविजन थे वो लागू भी कर दिए गए थे। शारदा एक्ट 1929, ये हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया, जो कि लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य आयु है उसके लिए था। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि लड़कों की जो न्यूनतम आयु होगी विवाह योग्य वो 18 वर्ष एवं लड़कियों की जो होगी वो 14 वर्ष होगी। आगे जाकर के 1979 के आसपास इसमें सुधार होता है, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और जो करंट में आयु है 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए वो निर्धारित की गई। शिक्षा सुधार के लिए हार्टोग कमीशन की नियुक्ति की गई 1930 में। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च प्रारंभ हुआ, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अप्रैल में दांडी में पहुंचते हैं गांधी जी, और उनके साथ बहुत सारे उनके सहयोगी नमक बना करके वो एक सिंबॉलिक और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये 6 अप्रैल की घटना है, 6 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल की सुबह अपना सूर्य पूजा वगैरह के बाद फिर ये होता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 इन्हीं के समय में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। एकमात्र ऐसा सम्मेलन गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, ना पहले में लिया था ना तीसरे में लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ। फिर मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। मैकडोनाल्ड उस समय वहाँ के रैमजे मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री थे, और गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन किया। अंततः फिर पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में। तो इसका भी सीक्वेंस याद रखना, पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद वो विफल हो जाता है, गांधी जी वापस चले आते हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। फिर गांधी जी अनशन करते हैं, फिर पूना पैक्ट होता है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। बर्मा का पृथक्करण भारत से किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसकी स्थापना की गई। अगला है
लॉर्ड लिनलिथगो ये 1936 से 43 तक रहे। तो क्या लिखा है, राजू में नहीं, राज्यों में, ये राजू नहीं होगा, राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, बहुत सारे, 1937 की ये घटना है। फिर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने पर कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया, और जो मुस्लिम लीग थे उसने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 की ये घटना है। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 को, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे इसके अंतर्गत, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद होता है। अंततः सुभाष चंद्र बोस वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। 1942 में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो की थी, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, अबुल कलाम ने की थी। फिर 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑपरेशन जीरो और चलाया, जीरो आवर या जीरो आर ये चलाया, और जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। लॉर्ड वेवेल उसके बाद बनते हैं 43 से 47 तक। इनके टाइम में 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 सदस्य थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर। उसके बाद 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान की मांग को लेकर के। इसमें बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। फिर 1944 में शिक्षा सुधार के लिए सर्जेंट योजना आई। मुंबई बंदरगाह पर नौसैनिकों का विद्रोह हुआ 16 फरवरी 1946 को, और वेवेल के टाइम में ही संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर को फिर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। नीचे कुछ पॉइंट कट गए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ये 1947 से 1948 तक रहे। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जुलाई 1947 को पारित हुआ, और इसी के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक गवर्नर जनरल रहे। फिर एक जो भारत है वो संप्रभु राज्य बन गया, गणतंत्र बन गया, और यहाँ का जो प्रमुख था वो निर्वाचित हुआ राष्ट्रपति के रूप में। तो प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इन्हीं के टाइम में राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में 1948 में। ये शिक्षा के सुधार के लिए था। तो यहीं तक है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ इसमें हम जो नाम है वो देखेंगे और कार्यकाल देखेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, उसके बाद में 65 से 67 तक। फिर वेरेल्स आते हैं 67 से 69 तक। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 72 से 85 तक रहे। फिर कॉर्नवालिस 86 से 93 तक, और दोबारा 1805 में। फिर वेलेजली
1798 से 1805 तक। उसके बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं 1805 से 1807। फिर मिंटो फर्स्ट 7 से 13। फिर मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बनते हैं, 33 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने और 35 तक रहे। फिर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। उसके बाद एलनबरो 42 से 44 तक। फिर हार्डिंग 44 से 48 तक। फिर डलहौजी बनते हैं 48 से 56 तक। उसके बाद कैनिंग 56 से 57 तक ये गवर्नर जनरल रहे भारत के। उसके बाद वॉयसराय बन गए और 58 से ये 62 होगा, ये 52 है, ये 62 हो जाएगा, 62 तक रहे। उसके बाद एल्गिन 62 से 63 तक। फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस 64 से 69 तक। फिर 69 से 72 तक मेयो। मेयो के बाद नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक। फिर लिटन 76 से 80 तक। 80 से 84 तक रिपन। रिपन के बाद डफरिन 84 से 88 तक। उसके बाद 88 से 94 तक लैंसडाउन। फिर एल्गिन द्वितीय 94 से 98 तक। फिर 99 से 5 तक कर्जन रहे। 5 से 10 तक लॉर्ड मिंटो। 10 से 16 तक हार्डिंग। उसके बाद चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। 21 से 26 तक रीडिंग। रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन। इरविन 1926 से 31 तक। 31 से 36 तक वेलिंगटन। 36 से 43 तक लिनलिथगो। उसके बाद 43 से 47 तक वेवेल और 47 से 48 तक माउंटबेटन। उसके बाद 48 से 50 तक सिराज गोपालाचारी। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।